गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमएससी फाइनल की क्लास है। इसमें हमने पिछली बार जो है फिनोमिनन ऑफ रेजिस्टेंस एंड ससेप्टिबिलिटी पढ़ रहे थे और उसमें हमने नॉन हॉस्ट रेजिस्टेंस पढ़ा था। टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस मैंने बताया ही था आपको। नॉन हॉस्ट रेजिस्टेंस, ट्रू रेजिस्टेंस, अपेरेंट रेजिस्टेंस। नॉन हॉस्ट रेजिस्टेंस हम पढ़ चुके थे और अब हमें ट्रू रेजिस्टेंस पढ़ना था। तो ट्रू रेजिस्टेंस जैसा कि नाम से लग रहा है मीन्स विच इज जेनेटिकली कंट्रोल्ड बाय जीन्स, और जो कि वन जीन्स भी हो सकती है, फ्यू जीन्स भी और मैनी जीन्स भी। रेजिस्टेंस, जीन्स फॉर रेजिस्टेंस, और इसीलिए इसे ट्रू रेजिस्टेंस कहा जाता है क्योंकि जेनेटिकली जो करेक्टर जीन्स में प्रेजेंट है तो वो रेजिस्टेंस कंट्रोल करता है, तो वो ट्रू रेजिस्टेंस कहलाता है। मीन्स रेजिस्टेंस कंट्रोल्ड बाय जीन्स which is present in their genome. So there are two kinds of true resistance: horizontal resistance and vertical resistance. Horizontal resistance may be called as partial resistance, quantitative resistance, or polygenic resistance. Vertical resistance measure क्वालिटेटिव एंड मोनोजेनिक, मतलब इन तीनों नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ट्रू रेजिस्टेंस के जो है ये हम अभी बताया ही मैंने। तो इसमें एडवांटेजेस ये होते हैं रेजिस्टेंस में कि इट इज इजी टू मैनिपुलेट इन अ ब्रीडिंग प्रोग्राम। हम जो है क्रॉस करके जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा हम इन जीन्स में चेंज करके और रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हैं, और हम जो है हमारे न्यू क्रॉप में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अगर रेजिस्टेंस करेक्टर जीन्स में हमें लोकेशन पता चल जाए और रेजिस्टेंट जीन्स प्रेजेंट है प्लांट में, तो वो किसी और में डालना इजी होता है और ब्रीडिंग प्रोग्राम में हम जो है रेजिस्टेंस जो है प्लांट्स में क्रिएट कर सकते हैं। और इट इज एम्ड अगेंस्ट स्पेसिफिक पैथोजन और पैथोजन रेसेस। मींस ये तो हमें मालूम ही है कि हर पैथोजन स्पेसिफिक होता है अपने होस्ट के लिए, तो हम ये स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर पैथोजन पर हम वो रेजिस्टेंस डाल सकते हैं किसी पर्टिकुलर प्लांट में, जिसमें हमें उसका होस्ट भी स्पेसिफिक पता है और प्लांट भी पता है, तो हम उसमें वो स्पेसिफिक जीन्स डाल के और वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। इट इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन इट इज इनकॉर्पोरेटेड इन एनुअल क्रॉप। एनुअल क्रॉप मतलब जो कि ईयरली ग्रो होती है, जैसे हमारे ग्रेन्स है, तो इनमें जिसमें 1 ईयर ही इनकी लाइफ साइकिल रहती है, तो उसमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहता है रेजिस्टेंस जो है जीन्स उसमें इनकॉर्पोरेट करना। अब आता है हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस एंड वर्टिकल रेजिस्टेंस। हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस जो है, all plants have certain but not always the same level of possibly unspecific resistance that is effective against each of their pathogen। मतलब ये अनस्पेसिफिक होती है, मतलब नॉट वेरी स्पेसिफिक। वर्टिकल जो रेजिस्टेंस है ये पेरेंट से डॉटर ऑफस्प्रिंग्स में आती है, तो इट इज स्पेसिफिक। Many plant variety are quite resistant to some races of pathogen. Means they have very specific resistance against particular races of pathogen, while they are susceptible to other। मतलब कि कुछ के लिए they are very resistant and कुछ के लिए they are very susceptible। It is unspecific resistance. It is specific resistance. Or such races effective against specific races of pathogen and ineffective against other। मतलब ये कि वर्टिकल रेजिस्टेंस जो होता है कुछ पर्टिकुलर पैथोजेंस के लिए बहुत स्पेसिफिक होता है और कुछ पैथोजेंस के लिए वो ससेप्टेबल होता है। हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पार्शियल रेजिस्टेंस, जनरल रेजिस्टेंस,
एंड क्वांटिटेटिव रेजिस्टेंस। वर्टिकल रेजिस्टेंस जो है मेजर रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और क्वालिटेटिव। इट इज क्वांटिटेटिव, इट इज क्वालिटेटिव। और हॉरिजेंटल जो है इट इज कंट्रोल्ड बाय सेवरल जीन्स, तभी इसका नाम है पॉलीजेनिक और मल्टीजेनिक रेजिस्टेंस। और वर्टिकल रेजिस्टेंस ये वन आर फ्यू जीन्स होती है, तो इट इज मोनोजेनिक रेजिस्टेंस और ऑलीजेनिक रेजिस्टेंस। ऑलिगो मीन्स होता है फ्यू, तो इसलिए वर्टिकल रेजिस्टेंस है दैट इज कंट्रोल्ड बाय फ्यू जीन्स एंड कॉल्ड एज ऑलिगोजेनिक रेजिस्टेंस। ये मैंने अभी आपको बताया ही है, हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस और वर्टिकल रेजिस्टेंस। अनस्पेसिफिक रेजिस्टेंस दैट इफेक्टिव अगेंस्ट ईच ऑफ देम पैथोजन, ईच ऑफ द पैथोजन। बताइए कंट्रोल्ड बाय मैनी जीन्स। नाउ डिफरेंसेस, दिस इज वर्टिकल resistance and this is horizontal. Vertical resistance, transmission of genetic material from parent organism to offspring। मतलब कि इस तरीके से वर्टिकल रेजिस्टेंस आता है। अगर पेरेंट प्लांट में है तो वो डॉटर ऑफस्प्रिंग में वो जेनेटिकली कंट्रोल फॉर रेजिस्टेंस जीन्स जो है वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में आता है, तो वो कहलाता है वर्टिकली ट्रांसमिटेड। और हॉरिजेंटल में एक्विजिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन या इनकॉर्पोरेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन बाय एन ऑर्गेनिज्म बाय ट्रांसफर फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म दैट इज नॉट इट्स पेरेंट, मींस वन स्पीशीज अनदर स्पीशीज, और इस तरीके का ट्रांसफर जो होता है वो कहलाता है हॉरिजेंटल ट्रांसफर। इज टिपिकली a member of different species। मान लीजिए कि ये वीट वैरायटी है और दिस इज अनदर वीट वैरायटी, वीट वीट वन, वीट टू, वीट वैरायटी वन, वीट वैरायटी टू। इससे हम इसमें जो जीन ट्रांसफर करते हैं और उस तरीके से जो रेजिस्टेंस आता है दैट इज कॉल्ड एज हॉरिजेंटल ट्रांसफर और दैट इज कॉल्ड एज हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस। हम जो है वन स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज में जीन्स का इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होना वो हॉरिजेंटल कहलाता है। इन वर्टिकल resistance occurs from a parent to the offspring, occurs between unrelated organism, related may be related organism or unrelated organism, occurs either through asexual reproduction or sexual reproduction. In vertical resistance occurs through transformation, transduction और bacterial conjugation। ये बैक्टीरिया, क्योंकि हम ये जीन्स इनकॉर्पोरेट करते हैं बाय ब्रीडिंग प्रोग्राम, तो वो इसमें जो है बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, बैक्टीरियल कंजुगेशन, इसके थ्रू हॉरिजेंटल जेनेटिक ट्रांसफर होता है और वो हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस कहलाता है। इसमें होल जीनोम इज ट्रांसफर्ड, इसमें फ्यू जीन्स आर ट्रांसफर्ड। हॉरिजेंटल में कुछ जीन्स हम एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया जो है कुछ पार्ट इसमें इससे इसमें आता है, तो ये वाला कहलाता है हॉरिजेंटल जीन ट्रांसफर। तो कुछ जीन्स होती हैं इसमें तो होल जीनोम इज ट्रांसफर्ड और उसी के अंदर वो रेजिस्टेंट जीन्स होती हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ पेरेंटल ट्रेट, पेरेंटल जो ट्रेट है रेजिस्टेंस का वो ही ट्रांसफर होता है ऑफस्प्रिंग में। इसमें जो है एक एक स्पीशीज से दूसरे स्पीशीज में ट्रांसफर होता है, तो न्यू ट्रेट आ जाता है उसमें स्पीशीज में, दूसरी स्पीशीज में हम वन स्पीशीज से सेकेंड स्पीशीज में ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसमें न्यू जीन्स आ जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंपैरिजन ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल रेजिस्टेंस। अब नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट हमने नेक्स्ट इसमें देखा था नॉन हॉस्ट रेजिस्टेंस हमने पढ़ा दिया, ट्रू रेजिस्टेंस पढ़ा दिया। नाउ अपेरेंट रेजिस्टेंस। अपेरेंट रेजिस्टेंस दो तरीके का होता है, डिजीज एस्केप और टॉलरेंस टू डिजीज। तो अपेरेंट में अगर कहीं पर किसी साल
ऐसा होता है कि एपिडेमिक्स वाइड स्प्रेड हुई है, मतलब एपिडेमिक्स फैली है, और ऐसी कंडीशंस में कुछ ससेप्टेबल प्लांट या वैरायटी ऑफ दैट क्रॉप वो फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन रहते हैं, मींस उन्हें कोई इन्फेक्शन नहीं लगता और कोई सिम्टम नहीं होता। तो ये वाले इस तरीके के प्लांट जो एपिडेमिक्स में बच गए और उनमें कोई सिम्टम नहीं आया, कोई इन्फेक्शन नहीं आया, दैट इज कॉल्ड एज अपेरेंट रेजिस्टेंस। अपीयर्स मतलब एपिडेमिक्स फैली उस ईयर, लेकिन कुछ पौधे जो हैं वो ऐसे रह गए कि उन्हें कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ, कोई सिम्टम नहीं हुआ। द अपेरेंट रेजिस्टेंस टू डिजीज of plants known to be susceptible is generally result of, मतलब कि इन्हें susceptible plant कहा, वो किस तरीके के, दो तरीके के होते हैं, disease escape and disease tolerance। Disease escape occurs whenever a genetically susceptible plant do not become infected because of the three factor necessary for disease susceptible। मतलब कि उन्हें, जबकि हम उन्हें ससेप्टेबल कह रहे हैं, उन्हें डिजीज नहीं हुई, उन्हें इन्फेक्शन नहीं हुआ, तो ये किस वजह से हुआ? वो इस वजह से हुआ, जबकि वो ससेप्टेबल प्लांट है, वो इस वजह से हुआ कि हमें पता है डिजीज ट्रायंगल होता है। इस डिजीज ट्रायंगल में आपको मैंने बताया था कि वायरलेंट पैथोजन होना चाहिए, फिर एटमॉस्फेरिक कंडीशन एनवायरनमेंट है, वो भी बहुत फेवरेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए, और हॉस्ट की भी उस समय वो कंपैटिबल होना चाहिए, कि मतलब वो साथ, मतलब ये तीनों फैक्टर्स होने चाहिए और तब डिजीज होती है। तो ये तीनों जो फैक्टर्स हैं वो उस समय एट ए टाइम फेवरेबल नहीं होते, या तो वो वायरल एंड पैथोजन नहीं है उस प्लांट के लिए, या फिर एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और ये जो चीजें हैं, ये जो कंडीशंस हैं, ये उस समय वो कंपैटिबल कंडीशंस नहीं, मतलब वो वाली एनवायरनमेंट कंपैटिबल कंडीशंस नहीं है जिससे डिजीज हो। हॉस्ट में भी जो है ऐसी कंडीशंस होती हैं, मतलब जैसे कि स्टोमेटा नहीं ओपन हो रहे हैं, स्टोमेटा क्लोज्ड हैं, तो ये तीनों चीजें फेवरेबल होती हैं, और ये तीनों फेवरेबल नहीं होती, तब वो अपेरेंट प्लांट जो है डिजीज को एस्केप कर पाते हैं। For disease susceptible host, virulent pathogen, favorable environment and proper time for sufficient or sufficient duration। तो ये तीनों, मतलब ये ट्रायंगल जो है पूरा फुलफिल, मतलब पूरी कंडीशंस फुलफिल नहीं होती, और उस वजह से वो डिजीज को एस्केप कर देते हैं, मतलब डिजीज उस समय नहीं हो पाती। जैसे प्लांट्स एस्केप डिजीज फ्रॉम सॉइल बॉर्न डिजीजेस। क्यों? क्योंकि जब हमने सीड ग्रो किया, सीड जर्मिनेट हुआ, तो वो फास्टर देन हुआ, और वो फास्टर हुआ तो वो जो सॉइल बॉर्न वहां पे इन्फेक्शन था, वो उस समय उस कंडीशन में नहीं आया कि वो उसमें एंटर कर पाता, या फिर कि उसके एंटर करने के लिए उसे टेम्परेचर चाहिए था फेवरेबल, उस समय वो टेम्परेचर नहीं था। और अगर मान लीजिए टेम्परेचर फेवरेबल है, तो हो सकता है कि वहां पीएच जो है वो प्रॉपर नहीं है, तो जो स्पोर का है वो जर्मिनेशन नहीं हुआ। तो इस तरीके से प्लांट्स जो है वो डिजीज को एस्केप कर देते हैं। तो ये इस तरीके के प्लांट्स होते हैं। या फिर ओनली एट ए पर्टिकुलर ग्रोथ स्टेज, एट ए ब्लॉसमिंग और फ्रूटिंग अर्ली सेनिसिन, मतलब कि किसी में जो है यंग लीव जल्दी आ गई, या फिर मतलब कि जब तक कि पैथोजन अपनी कंपैटिबल कंडीशन में आता, उससे पहले ही वो ग्रो कर गया। प्लांट की वो कंडीशंस थी जिस समय उसको इन्फेक्शन इन्फेक्शन वो पकड़ता, इन्फेक्शन वो एंटर करता, उससे पहले ही वो उस स्टेज से आगे बढ़ गया ग्रोथ फेज में। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिस वजह से प्लांट जो है डिजीज एस्केप कर देते हैं। फैक्टर्स दैट अफेक्ट द सर्वाइवल are factors that affect the survival, multiplication, dissemination of the pathogen, allow these the phenomena allow to escape। ये सारे फिनोमिनन, मतलब कि वो पूरी चीजें सारी
एक समय में होना, तभी वो डिजीज होती है। डिजीज डेवलपमेंट कब होता है? जब ये तीनों चीजें फुलफिल होती हैं और ये तीनों कंडीशंस सही समय पर सब कुछ फिल होती है, तब डिजीज होती है। अदरवाइज एस्केप द डिजीज, और ये कहलाता है डिजीज एस्केप। तो इसमें एब्सेंस, पुअर ग्रोथ ऑफ द पैथोजन एट द टाइम ऑफ ससेप्टेबल प्लांट स्टेज इज अवेलेबल। मतलब कि एब्सेंस और पुअर ग्रोथ ऑफ पैथ, मतलब उस समय जब प्लांट ससेप्टेबल होता है बहुत ज्यादा, तो पैथोजन की ग्रोथ ही नहीं है, या कि जो है उस समय जो एनवायरनमेंट है उसका वो फेवरेबल नहीं है। मतलब हॉस्ट भी फेवरेबल है, पैथोजन भी फेवरेबल है, लेकिन एनवायरनमेंट फेवरेबल नहीं है। तो इन सब कंडीशन से वो जो है डिजीज एस्केप इंक्रीज हो जाती है। टेम्परेचर रेंज फेवर प्लांट ग्रोथ बट नॉट फेवर्स पैथोजन ग्रोथ। कई बार टेम्परेचर प्लांट ग्रोथ को तो फेवर करता है, पैथोजन ग्रोथ को फेवर नहीं करता। तो ये डिफरेंट, ये बहुत सारी कंडीशंस हैं। ये तीनों कंडीशंस एक टाइम पे होनी चाहिए, देन ओनली डिजीज विल फॉर्म। तो इस तरीके से डिजीज एस्केप इंक्रीज होता है। टॉलरेंस टू डिजीज, मतलब टॉलरेंस मतलब एबिलिटी ऑफ अ प्लांट टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन, या इन्फेक्शन हो गया है तो वो उतना नहीं हुआ कि प्लांट उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता है और यील्ड में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो कहलाता है टॉलरेंस टू डिजीज। दे कैन टॉलरेट इट, बहुत ज्यादा सीवियर इफेक्ट नहीं आते। पैथोजन भी ग्रो करता रहता है, प्लांट भी ग्रो करता रहता है, उसके फ्लावरिंग स्टेज भी कोई खास ज्यादा अंतर नहीं आता, और फ्रूटिंग, सीड सेटिंग, इनमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो टॉलरेंस रिजल्ट फ्रॉम ए स्पेसिफिक हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द हाउस प्लांट दैट अलाउ पैथोजन टू डेवलप। उसमें डेवलप करता है, मल्टीप्लाई करता है हाउस में, व्हाइल द हाउस स्टिल मैनेजेस टू प्रोड्यूस गुड क्रॉप। तो वो एडजस्ट करता है कि जो है कोई पैथोजन ग्रो कर रहा है, होने दो, बट प्लांट जो है मैनेज कर लेता है और गुड क्रॉप दे देता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। तो दीज आर टॉलरेंट प्लांट। टॉलरेंट प्लांट्स आर ससेप्टेबल टू पैथोजन बट दे आर नॉट किल्ड बाय इट। मतलब ससेप्टेबल होते हैं लेकिन किल नहीं होते, बहुत लिटिल डैमेज शो करते हैं। और जेनेटिक्स ऑफ टॉलरेंस टू डिजीज अभी भी इतना ज्यादा बहुत क्लियरली अंडरस्टूड नहीं है। तो ये तो मैंने अभी आपको वर्टिकल रेजिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया ही था। तो ये हमारा फिनोमिनन ऑफ रेजिस्टेंस एंड ससेप्टिबिलिटी जो है कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस पढ़ेंगे।